उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा पर थे और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। असम, मिजोरम और मणिपुर को मिलने वाली ये विकास परियोजनाएं आगे चलकर पूर्वोत्तर भारत में एक नया आयाम लिखने वाली हैं। तो आइए इस विशेष रिपोर्ट में जानते हैं कि वो कौन सी परियोजनाएं थीं जिन्हें प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। 13 और 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर भारत की यात्रा पर थे। पूर्वोत्तर भारत को विकास की गति में सहायता देने वाली विभिन्न परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज असम के दरंग जिले के मंगलदोई में 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई महत्वपूर्ण अवसंरचना और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और असम देश का सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश है। वही असम भी देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले राज्यों में एक बन गया है। एक समय था जब असम देश के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज असम करीब 13% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में उत्तर पूर्व की भूमिका बहुत अहम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का ये अगला चरण पूर्वी भारत और विशेषकर उत्तर पूर्व के लिए है। उन्होंने बताया कि सरकार ने क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर जोर दिया है, क्योंकि तेज और मजबूत संपर्क ही विकास की गति को आगे बढ़ा सकता है। हमारी सरकार का बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी पर रहा है। रोड, रेल, एयर जैसी फिजिकल कनेक्टिविटी, 5G जैसी डिजिटल कनेक्टिविटी, इससे आप लोगों को सुविधा मिली, जीवन आसान हुआ, बिजनेस करना आसान हुआ, टूरिज्म का विस्तार हुआ और इसने यहाँ के हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनाए। प्रधानमंत्री ने लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने और स्वदेशी उत्पादों पर गर्व करने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का सम्मान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने किया। परियोजनाओं में दरंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, GNM स्कूल और BSSC नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा को मजबूती देंगे। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की आधारशिला रखी, जिससे राजधानी क्षेत्र में यातायात सुगम होगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरवा नरेंगी पुल की नींव भी रखी गई है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। गोलाघाट में प्रधानमंत्री ने असम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन किया, जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगा और पेट्रोलियम पर निर्भरता घटाएगा। इसके साथ ही नुमालीगढ़ रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट की नींव रखी गई, जो असम के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को नई दिशा देगा और रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। कल शाम प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में भारत रत्न महान गायक और संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्मशती समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेन दा के गीत आज भी पूरे देश को जोड़ते हैं और ऊर्जा देते हैं। उन्होंने कहा कि भूपेन हजारिका का संगीत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रकट करता है। गंगा बहती हो क्यों साथियों, भूपेन दा ने ऐसी अमर रचनाएं रची जो अपने स्वरों से भारत को जोड़ती रही, जो भारत की पीढ़ियों को झकझोरती रही।
भूपेंद्र सशरीर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके गीत, उनके स्वर आज भी भारत की विकास यात्रा के साक्षी बन रहे हैं, उसे ऊर्जा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक संपर्क की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि आर्थिक विकास के लिए रेल और सड़क संपर्क जितना जरूरी है, उतना ही राष्ट्रीय एकता के लिए सांस्कृतिक जुड़ाव भी आवश्यक है। उन्होंने 100 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया और भूपेन हजारिका पर लिखी एक जीवनी का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बेराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना से मिजोरम को बड़ा लाभ होगा। दिस इज नॉट जस्ट अ रेलवे कनेक्शन, बट इट इज ए लाइफलाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट विल रिवॉल्यूशनाइज द लाइव्स एंड लाइवहुड्स ऑफ द पीपल ऑफ मिजोरम। मणिपुर के चुराचांदपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी संगठनों से शांति के मार्ग पर चलने और सपनों को पूरा करने की अपील की। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। इम्फाल में प्रधानमंत्री ने राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित परिवारों से भी मुलाकात की और कहा कि उन्हें जल्द सामान्य जीवन में लौटने की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हिंसा प्रभावित परिवारों के लिए 7,000 नए मकान स्वीकृत किए गए हैं और मणिपुर के लिए 3,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया गया है। मणिपुर में शांति और स्थिरता आए, यहाँ के लोगों के हित सुरक्षित रहे, जो कैंपों में रहने को मजबूर है उनका जीवन फिर पटरी पर आए, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए 7,000 नए घर स्वीकृत किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी घोषित किया है। प्रधानमंत्री ने इम्फाल में नई सिविल सचिवालय, पुलिस मुख्यालय, ITSEs बिल्डिंग, महिला बाजार, सड़क परियोजनाएं, छात्रावास, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और अन्य ढांचागत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तरक्की उत्तर पूर्व के बिना अधूरी है और आज पूरा देश उत्तर पूर्व के इतिहास और संस्कृति से परिचित हो रहा है। उन्होंने दोहराया कि उत्तर पूर्व देश का विकास इंजन बन रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए सरफिरोजी। सिक्किम के प्रसिद्ध नाथुला दर्रे पर नाथुला विजय दिवस का 59वां संस्करण राष्ट्रीय गौरव और सम्मान के साथ मनाया गया। तो किस तरह से ये विजय दिवस मनाया गया, आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। 11 सितंबर को 59वां नथुला विजय दिवस ऐतिहासिक नथुला दर्रे पर पूरे सम्मान और राष्ट्रीय भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर मुख्य अतिथि तथा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह दिवस 1967 में भारतीय सेना द्वारा नथुला और छोला क्षेत्र में चीनी आक्रमण का डटकर सामना करते हुए प्राप्त विजय की स्मृति में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सेरेथाङ वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु राज्यपाल द्वारा पुष्प चक्र अर्पण एवं अमर ज्योति प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के परिजन, 17 माउंटेन डिवीजन के GOC मेजर जनरल MS राठौर तथा राजस्थान से आए
गण्यमान्य अतिथि उपस्थित रहे। नथुला पहुंचने पर सेना ने 1967 की ऐतिहासिक झड़प की जानकारी दी। तत्पश्चात राज्यपाल ने लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्य समारोह सेरेथांग सेड में आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल ने नथुला विजय दिवस को भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताते हुए आधिकारिक रूप से मान्यता दिलाने में मुख्यमंत्री की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा, इनके पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। तो जो नाथुला दिवस मनाते थे, अब नाथुला विजय दिवस मनाएंगे। और जिनकी प्रेरणा से, जिनकी मेहनत, जिनके शक्ति की ताकत से ये नाथुला बाजार उनकी हमने जनरल सकत सिंह जी की स्टेचू का अनावरण किया है। तो यह सिक्किम वासियों के लिए नहीं, संपूर्ण देशवासियों के लिए गर्व का विषय है कि 1967 में घटना, और वो घटना आज इतने वर्षों बाद 2025 में जिस प्रकार से आई है, पूरे हिंदुस्तान में जोश है, हिंदुस्तान के सारे जवानों में जोश है कि उन्होंने नाथुला और चोला किस प्रकार से बचाया उसकी। और इसके साथ साथ जहाँ इस पर वैसे भी टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, मैं सिक्किम स्टेट के सारे हमारे अधिकारियों को, विशेष करके हमारे मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि टूरिस्टों के आने जाने के लिए ठीक सुविधा हो, उनके लिए पार्किंग की ठीक सुविधा हो। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ ने कहा, नथुला विजय दिवस केवल सिक्किम ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण है। भारतीय सेना के जवानों का साहस और बलिदान हमारे लिए प्रेरणा है। आज हम उन वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने कठिनतम परिस्थिति में भी राष्ट्र की रक्षा की। आज का यह दिन भारतीय सेना उन वीर सेनाओं की बहादुरी, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और अटल निष्ठा से हमारी सीमाओं की रक्षा की। नथुला और इनके आसपास के दुर्गम इलाकों में हमारे सैनिक आज भी पूर्ण समर्पण के साथ मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। उनके जज्बे को हम सभी सदा नमन करते हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करता हूं, जिनके वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास, संपर्क और सुरक्षा को नई दिशा दी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनके कुशल नेतृत्व ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है। देश को जोड़ने और मजबूत बनाने के प्रयास के तहत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने सीमावर्ती गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर स्थानीय निवासियों का जीवन सहज और सुरक्षित बनाया है। उन्होंने कहा है कि जब तक देश का अंतिम गांव विकसित नहीं होगा, तब तक विकसित भारत का निर्माण नहीं हो सकता। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और बाबा हरभजन सिंह मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुआ। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं दिलीराम दुलाल। गुवाहाटी में पिछले मंगलवार को बिम्स्टेक यूथ लीडर समिट का उद्घाटन किया गया था। ये उद्घाटन असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने किया। तो आइए इस बिम्स्टेक यूथ लीडर समिट के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं और ये भी समझते हैं कि किस तरह से बिम्स्टेक में युवाओं की बढ़ती भूमिका को लेकर इस समिट की भूमिका रही। असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मंगलवार को गुवाहाटी के एक होटल में बिम्स्टेक यूथ लीडर समिट 2025 का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत स्काउट्स और गाइड्स द्वारा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री आचार्य ने कहा कि ये सम्मेलन विचारों का संगम है, संस्कृतियों का उत्सव है और भविष्य की संभावनाओं की नींव है। उन्होंने बताया कि बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन 7 देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि ये मंच हमें केवल भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी एक करता है। राज्यपाल ने भारत स्काउट्स और गाइड्स को इस योजना के लिए विशेष धन्यवाद दिया और उनकी सेवा, शांति, सद्भाव और समावेशिता की भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक की असली ताकत उसके युवा है। आज की युवा पीढ़ी सीमाओं से ऊपर उठकर शांति, सहयोग और नवाचार का पुल बन रही है, चाहे वे व्यापार हो, तकनीक हो, पर्यटन हो या पर्यावरण संरक्षण।
गुवाहाटी को सम्मेलन स्थल चुनने के लिए धन्यवाद देते हुए राज्यपाल ने पूर्वोत्तर भारत की युवा नेतृत्व परंपरा को याद किया। उन्होंने असम की कनकलता बरुआ, मणिपुर की वीर तिकेंद्रजीत सिंह और रानी गेंदुनलिऊ तथा मेघालय की तिरोत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। भारत सरकार के सहयोग से हो रहा ये सम्मेलन युवाओं को नवाचार, विकास और सामाजिक परिवर्तन का वाहक बनाने का प्रयास है। राज्यपाल ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान ऐसे कार्यक्रमों से और तेज गति पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप अपने आप को नेता कहते हैं तो आपको निर्णय लेने की क्षमता भी रखनी होगी, और यदि आप निर्णायक हैं तभी आप नेता बन सकते हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री के संदेश रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को आत्मसात करें। श्री आचार्य ने युवाओं से कहा कि वे कौशल, नवाचार, डिजिटल शिक्षा, विद्यार्थी आदान प्रदान और संयुक्त शोध पर ध्यान दें। उन्होंने वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों से जुड़कर आर्थिक सशक्तिकरण और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करने की प्रेरणा दी। उन्होंने युवाओं से ये भी कहा कि वे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण प्रदूषण जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने याद दिलाया कि नेतृत्व केवल पद नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति जिम्मेदारी है। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय के बिम्स्टेक और सार्क डिवीजन के संयुक्त सचिव श्री CSR राम, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जैन, मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी समाचार गुवाहाटी की रिपोर्ट के साथ मैं वैष्णवी। श्रोताओं, अब हम चलते हैं त्रिपुरा अगरतला में एक खास शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में देश भर से आए कई स्काउट्स और गाइड्स ने हिस्सा लिया। तो इस शिविर की क्या विशेषताएं और क्या मकसद रहे और किस तरह से युवाओं ने बढ़ चढ़कर स्काउट्स और गाइड्स के रूप में इस शिविर में भाग लिया, आइए हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में जानते हैं। अगरतला के पूर्वासा सभागार में ऊर्जा और उत्साह का वातावरण था जब देश के अलग अलग राज्यों से आए सैकड़ों स्काउट्स और गाइड्स ने एक जगह इकट्ठा होकर पहले राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये 5 दिन का शिविर त्रिपुरा राज्य स्काउट्स और गाइड्स द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने बताया कि युवाओं की ताकत, उनकी रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता ही देश को बेहतर शासन, सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास की ओर ले जाती है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि समाज को युवाओं में निवेश करना चाहिए, केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं बल्कि उन्हें कौशल विकास, उद्यमिता और सामाजिक भागीदारी के अवसर भी देने चाहिए ताकि उनकी क्षमता का पूरा लाभ लिया जा सके। इस शिविर में 18 राज्यों से आए 368 स्काउट्स और गाइड्स भाग ले रहे हैं। ये शिविर सचमुच विविधता में एकता का सुंदर उदाहरण है। यहाँ केवल प्रशिक्षण और अनुशासन ही नहीं बल्कि एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना, टीम भावना से काम करना और साझा लक्ष्यों के लिए साथ आना भी सिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी माना कि स्काउट्स और गाइड्स आपदाओं और कठिन परिस्थितियों में समाज की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन समय में उनकी सेवा भावना वर्दी से कहीं आगे जाती है। इस मौके पर युवा और खेल मंत्री टिंकू रॉय, विभाग निदेशक एल डालोंग और कई अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का केंद्र युवाओं पर ही रहा, जिनकी लगन और जोश ने ये संदेश दिया कि वे देश के वर्तमान और भविष्य दोनों की असली ताकत हैं। जैसे जैसे शिविर आगे बढ़ रहा है, ये हमें याद दिलाता है कि युवा केवल कल की आशा ही नहीं बल्कि आज की प्रगति के सबसे बड़े सूत्रधार भी हैं। आकाशवाणी अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा।
श्रोताओं, हम समय समय पर आपको कुछ ऐसी खास रिपोर्ट सुनवाते हैं जो हमें पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति, कला और पर्यटन से रूबरू करवाती हैं। तो हम इन दिनों पर्यटन की बात कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों के पर्यटन की विशेषताओं के बारे में आपको बता रहे हैं। तो आज हम चल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश किस तरह से पर्यटन के मामले में भी एक समृद्ध राज्य है और कैसे पर्यटकों को ये राज्य अपनी ओर खींचता है। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश मानो प्रकृति की गोद में बसा एक अनुपम स्वर्ग है। यहाँ की वादियाँ, पर्वत, झीलें, झरने और सघन वन सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं जिसे देखने के बाद कोई भी पर्यटक मंत्रमुग्ध हुए बिना रह नहीं सकता। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द डॉनलेट माउंटेन्स यानी उगते सूरज की धरती कहा जाता है, क्योंकि भारत में सूरज की पहली किरण यहीं से दिखाई देती है। पर्यटन की दृष्टि से ये राज्य बेहद समृद्ध है। यहाँ केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि समृद्ध आदिवासी संस्कृति, धार्मिक स्थल, साहसिक खेलों की संभावनाएं और लोक कला की विविध छटा भी है। अरुणाचल प्रदेश पर्यटन विभाग ने यहाँ 12 अलग अलग टूरिस्ट सर्किट्स को विकसित किया है, जिनमें हर क्षेत्र की भौगोलिक, सांस्कृतिक और जनजातीय विशेषताएं झलकती हैं। इससे यात्रियों को पूरे राज्य का विविध अनुभव मिलता है। अरुणाचल से अरुणोदय का उज्ज्वल एक रिश्ता है। अरुणाचल अरुणाचलियों के हर दिल में बसता है। सबसे पहले बात करते हैं तवांग की। समुद्र तल से लगभग 3048 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये क्षेत्र उत्तर पश्चिमी अरुणाचल का एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ स्थित तवांग मठ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और प्राचीन बौद्ध मठ है। ये 3 मंजिला विशाल मठ 282 मीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है। यहाँ बौद्ध संस्कृति की गहरी झलक देखने को मिलती है। तवांग के आसपास सेला दर्रा, जंग जलप्रपात और पीटीएसओ झील जैसी प्राकृतिक धरोहरें भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। सर्दियों में जब ये इलाका बर्फ से ढक जाता है तो ये जगह किसी रोमानी दृश्य जैसी लगती है। अब चलते हैं जीरो की ओर। लोअर सुबनसिरी जिले का ये छोटा नगर अपनी अद्भुत खूबसूरती के लिए जाना जाता है। देवदार और चीड़ के वृक्षों से घिरी पहाड़ियाँ, हरे भरे धान के खेत और आपातानी जनजाति की जीवन शैली, ये सब मिलकर जीरो को अनोखी पहचान देते हैं। यहाँ हर वर्ष सितंबर महीने में आयोजित होने वाला जीरो म्यूजिक फेस्टिवल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है। मेचुका, जिसे मेनचुका भी कहा जाता है, पश्चिम सियांग जिले में बसा एक छोटा परंतु अत्यंत मनोहारी नगर है। 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये घाटी चारों ओर से चीड़ के वृक्षों और झाड़ियों से ढकी है। बीच से बहती यारग्या पचू नदी इस घाटी को और भी मोहक बना देती है। मेचुका में बौद्ध मठ, लकड़ी के पारंपरिक घर और शांत वातावरण सैलानियों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। यहाँ की संध्या का नजारा इतना मनोहारी होता है कि मानो समय ठहर सा जाता है। अरुणाचल की बात करूं, क्या है धरती की शोभा, उत्तर पूर्व भारत का है प्रदेश जो मन लोभा। पासी घाट की बात करें तो इसे अरुणाचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये राज्य का सबसे पुराना नगर है, जिसकी स्थापना साल 1911 में हुई थी। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ की पहाड़ियों से निकलकर दिहांग अथवा सियांग नाम से आगे बहती है। नदी तट पर बसे इस नगर की सुंदरता अद्भुत है।
रोमांचक खेलों जैसे रिवर राफ्टिंग और एंगलिंग के लिए पासी घाट एक आदर्श स्थान है। अरुणाचल प्रदेश केवल इन नगरों तक सीमित नहीं है। यहाँ के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान जैसे संरक्षित क्षेत्र जैव विविधता से भरे हुए हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में रेड पांडा, हिम तेंदुआ और दुर्लभ पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। वन्य जीव प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए ये जगह खजाने से कम नहीं। राज्य की जनजातीय संस्कृति भी यहाँ का बड़ा आकर्षण है। अरुणाचल में लगभग 26 प्रमुख जनजातियाँ और 100 से अधिक उप जनजातियाँ निवास करती हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा, परंपरा, नृत्य और उत्सव हैं, जैसे न्यूकु, लौसर, मोपिन और सुलूंग जैसे त्योहार यहाँ के सांस्कृतिक जीवन की झलक दिखाते हैं। इन त्योहारों में गीत, नृत्य और पारंपरिक व्यंजन पर्यटकों को एक अलग अनुभव देते हैं। अरुणाचल प्रदेश का पर्यटन लगातार प्रगति कर रहा है। सड़क और हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। होलोंगी ईटानगर हवाई अड्डा खुलने से देश विदेश के पर्यटक अब आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। राज्य सरकार वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय हस्तशिल्प और हैंडलूम उत्पादों को भी बढ़ावा दे रही है। बांस और बेत से बने उत्पाद, पारंपरिक वस्त्र और हस्तशिल्प पर्यटकों के लिए यादगार उपहार बनते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स की संभावनाएं भी यहाँ बढ़ रही है। ट्रैकिंग, कैंपिंग, माउंटेन बाइकिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स अब पर्यटन के नए आकर्षण बन गए हैं। प्रकृति प्रेमी और रोमांच प्रेमी पर्यटक दोनों के लिए ये राज्य किसी सपने से कम नहीं। निश्चित ही आने वाले वर्षों में अरुणाचल प्रदेश भारत ही नहीं बल्कि विश्व पर्यटन मानचित्र पर और भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा। ये राज्य हमें सिखाता है कि यदि हम प्रकृति और संस्कृति को सहज कर चलें तो पर्यटन केवल अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि समाज और संस्कृति को भी समृद्ध करता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं फरहत नाज। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार। फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन? ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन? ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।